नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस नए प्रोग्राम में मारन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम रेड बिन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसे मिस न करें। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी सब्सक्राइब करना और चेक करना ना भूलें, वहां भी आपको काफी अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेड बिन एनालिसिस का पर्पस क्या होता है? इस पर्पस को समझने के लिए पहले हमको क्वालिटी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। दोस्तों, क्वालिटी का हमारा पर्पस होता है कि हम प्रोसेस में क्वालिटी को बिल्ड करें, यानी कि क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करने से नहीं आती है, प्रोसेस में इनबिल्ड होनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है प्रोसेस से निकलनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन से प्रोसेस से कोई भी डिफेक्टिव पार्ट आना नहीं चाहिए। अब डिफेक्टिव पार्ट आना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको खत्म करने के लिए जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उस पर तुरंत एक्शन लेना और उसको इफेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए दो तरीका बहुत जरूरी है। पहला तो यह है कि जो आपके ऑपरेटर काम कर रहे हैं शॉप फ्लोर में, मशीनों पर जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, पार्ट को बना रहे हैं या सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि पार्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन की क्या है। उसके बाद में क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या है, क्रिटिकल टू प्रोसेस क्या है, सीटीक्यू सीटीपी क्या है, उनको मालूम होना चाहिए। क्या क्या डिफेक्ट प्रोसेस में आ सकते हैं, उन डिफेक्ट के बारे में जानकारी, उन डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटीज के बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए। अब डिफेक्ट के बारे में अगर उनको जानकारी देना चाहते हैं तो डिफेक्ट दिखाना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों, जो डिफेक्ट निकल के आ रहे हैं उसका एनालिसिस और उस पर क्विक एक्शन होना जरूरी है। अब इसके लिए ही रेड बिन एनालिसिस किया जाता है। तो रेड बिन, जैसा कि नाम बता रहा है, एक लाल कलर का बिन होता है। बिन का मतलब जरूरी नहीं कि छोटा सा बिन हो। अब रेड बिन, जिसे नाम बता रहा है, ये एक छोटा सा बिन होता है। आप प्लास्टिक का ट्रे रख सकते हैं, मेटालिक बिन रख सकते हैं, किसी तरह का रख सकते हैं। रेड जो होता है टिपिकली इंडस्ट्री में नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट के लिए या रिजेक्शन मटेरियल के लिए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सिंबल है, लाल का मतलब खतरा यानी कि खराब। दोस्तों, रेड बिन एनालिसिस में या क्वालिटी के एनालिसिस और इंप्रूवमेंट करने के लिए चैलेंज क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल यहां पर मैं आपको जो दे रहा हूं। अगर कहीं पर मर्डर हो रहा हो और आपने मर्डरर को रंगे हाथों पकड़ लिया तो केस तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपने रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन अगर मर्डरर भाग गया और आपको अगर सुरागों को ढूंढते हुए आपको इन्वेस्टिगेट करके पता करना है कि मर्डरर कौन है, तो ये अपने आप में काफी बड़ा इशू बन जाता है, काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि सिमिलर तरीके से अगर डिफेक्ट होने के बाद में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसे कॉजेस को ढूंढ के निकाल के आप अगर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के जैसा बराबर हो जाता है। तो रेड बिन एनालिसिस में हम रिजेक्शंस और डिफेक्ट के रीजंस को हम उसी तरीके से आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, स्कोप इसका जो है, आप रेड बिन एनालिसिस को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और सर्विस इंडस्ट्री में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्क यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लाल कलर का बिन या ट्रे या मेटालिक कुछ डब्बा वगैरह या कुछ ऐसा रख देते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री में आप जरूरी नहीं कि रेड कलर का बिन रखें, छोटा सा बिन रख सकते हैं, ट्रे भी रख सकते हैं, या इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए आप बोर्ड भी लगा सकते हैं, जहां पर कि इश्यूज को पोस्ट-इट नोट से पेस्ट करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो वो आपका रेड बिन हो सकता है। और दोस्तों, अब इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में दोनों में कर सकते हैं। कहां करना है? तो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो, आपको इसको जहां जहां पर आपका प्रोसेस हो रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है चाहे सर्विस प्रोसेस हो रहा है, आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एडमिन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग का लाइन हो, चाहे वो प्रेस शॉप हो, चाहे वो वेल्ड शॉप हो, चाहे वो मशीनिंग शॉप हो, चाहे फोर्जिंग हो, चाहे कास्टिंग हो, आपके अलग अलग लाइन्स होंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे, अलग अलग जोन्स होंगे, या अलग अलग छोटे छोटे प्लांट्स या सब प्लांट्स होंगे। आप सभी जगहों में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितने वॉल्यूम्स में इशू निकल के आ रहे हैं और आप कितनी जल्दी उस पर अटैक करके सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि रेड बिन एनालिसिस करने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। दोस्तों, इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से
अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो वॉल्यूम्स ऑफ इश्यूज निकल के आ रही हैं कितने हैं, कितने क्रिटिकल हैं, आप किस तरह कस्टमर को डील करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी होती है। जनरली कुछ जगहों में एवरीडे यानी कि हर एक दिन में क्या आता है, यानी कि कल जो रिजेक्शन निकले हुए हैं या एनसी निकले हुए हैं उसको आज सुबह में किया जाएगा। आप उसको हर एक शिफ्ट में कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुआ, सेकंड शिफ्ट के शुरुआत में आप फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू कर सकते हैं, थर्ड शिफ्ट के शुरुआत में यानी कि सी शिफ्ट के शुरुआत में आप बी शिफ्ट का रिव्यू कर सकते हैं, ए शिफ्ट की शुरुआत में आप सी शिफ्ट का रिव्यू कर सकते हैं। तो आप शिफ्ट वाइज भी कर सकते हैं, आप उसको एवरी आवर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप उसको एवरी शिफ्ट या मैक्सिमम एवरी डे रखिए। आप उसको उसके आगे मत लेके जाइए कि सप्ताह में एक बार करेंगे, अच्छा नहीं होता है। कम से कम रोज तो रिव्यू होना ही चाहिए। वैसे अगर शिफ्ट वाइज कर लें तो अच्छा है। दोस्तों आप जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला जो स्टेप है, ऑल मेंबर्स ऑफ द सीएफटी टू मीट एट डिफाइंड टाइम टू डिस्कस प्रीवियस डेज और शिफ्ट्स रिजेक्शंस। तो पहली बात है कि यहां पर हम सीएफटी की बात कर रहे हैं, यानी कि रेड बीन एनालिसिस करने के लिए पहले आपको एक क्रॉस फंक्शन टीम बनानी है। आप जिस भी लाइन, जिस भी सेक्शंस के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या डिस्कस करने के लिए आप रेड बीन एनालिसिस करने वाले हैं, वहां के लिए रिलेवेंट बंदों का एक क्रॉस फंक्शन टीम होना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में टिपिकली प्रोडक्शंस का बंदा, मेंटेनेंस, टूल रूम, क्वालिटी, ये बंदे कम से कम होते ही होते हैं। बाकी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और अगर आप सर्विस एरिया का कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का कर रहे हैं तो उन एरिया से रिलेटेड जो भी बंदे अफेक्ट हो रहे हैं आप उनका एक छोटा सा क्रॉस फंक्शन टीम बना सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर एक सेक्शंस का जो रेड बीन एनालिसिस होगा एक ही टीम करेगा, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग क्रॉस फंक्शन टीम हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हम क्रॉस फंक्शन टीम बना लें और उसके बाद में हम डेली बेसिस में या शिफ्ट के हिसाब से हम मीटिंग करें, और मीटिंग करने के दौरान में एक अटेंडेंस शीट भी लगा लें जिसमें कि लोग अटेंडेंस भरें अपना। थर्ड स्टेप जो है दोस्तों वो है पहला डिस्पोजिशन एक्शन, यानी कि जो भी नॉन कन्फर्मेंस निकला है तो पहले आपको रिव्यू करना है कि जो पार्ट, जो डिफेक्टिव पार्ट है वो आपका रिपेयर हो सकता है या रिवर्क हो सकता है। पहले उस पर डिसीजन ले लीजिए कि अगर रिवर्केबल है या रिपेयर करने लायक है तो उसका डिसीजन होना चाहिए, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। और उसके बाद में एक बार आपका डिस्पोजिशन एक्शन आपने ले लिया, फिर रहेगा आपका कि रेड बीन एनालिसिस का जो लीडर है शुड स्टार्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रिगार्डिंग द टॉप डिफेक्ट्स और ऑल डिफेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन सिविरिटी। यानी कि एक आपका लीडर होगा, क्रॉस फंक्शन टीम में जो मेंबर रहेंगे उसमें एक लीडर होगा। लीडर क्या करेगा, आपका जो भी डिफेक्ट्स निकले हैं आप सारे डिफेक्ट्स पे या आप टॉप डिफेक्ट्स आप पैरेटो बना सकते हैं। पैरेटो बनाने के बाद में आप जो वाइटल फ्यू है आप उसको ले लीजिए या आप सारे डिफेक्ट्स को ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिविरिटी क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कीजिए। दोस्तों एक्शन लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जहां पर स्पोरेडिक इश्यूज आ रही हैं, वहां पर आप डायरेक्टली वाई एनालिसिस करके आप एक्शन ले सकते हैं। दूसरा है जहां पर कि आपका प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रहा है, काफी दिनों से आ रहा है, आप डिटेल में फिशबोन डायग्राम बनाने के बाद भी उसको वैलिडेशन करते हुए कर सकते हैं, जो कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। तो यहां पर हमने जो फिफ्थ स्टेप बताया है दोस्तों वो है कैन डू वाई एनालिसिस ऑन ऑल डिफेक्ट्स डायरेक्टली। आप डायरेक्टली वाई एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर आपका इश्यूज जो है वो स्पोरेडिक है। अगर स्पोरेडिक इशू नहीं है तो आप फिशबोन डायग्राम बनाने के बाद में उसका कॉजेस को वैलिडेट कीजिए, 7 स्टेप में वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेशन करने के बाद में जो रूट कॉज निकल कर आएगा उन रूट कॉज पे आपको एक्शन प्लान बनाना है, और एक्शन प्लान बना के उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट सेट कर लीजिए। दोस्तों इनको डिटेल में समझने के लिए मैंने वाई एनालिसिस का एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। रूट कॉज एनालिसिस का एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा कैसे रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और दोस्तों जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड फॉर इफेक्टिवनेस। आप उसको मॉनिटर कीजिए कोई इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आप फॉलो कीजिए। आप चाहें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या अगर आपके कस्टमर के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसके हिसाब से भी प्रोसीजर को कस्टमाइज कर लीजिएगा। दोस्तों आपका जो
रेड बिन एनालिसिस का जो एरिया रहेगा वहां पर आपका एरिया के पास में कुछ बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, सॉफ्ट बोर्ड, पिन अप बोर्ड होना चाहिए, जहां पर कि कुछ कंटेंट आप डिस्प्ले कीजिए पिन अप करके। क्या होना चाहिए इस बोर्ड में, मैं यहां पर कुछ सजेशन दे रहा हूं, आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहां पर 4 रिकमेंडेशन दे रहा हूं। पहला जो है मंथली रिजेक्शन ट्रेंड, आप पीपीएम का यानी कि पार्ट्स पर मिलियन या डीपीएमओ, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, इसका आप डिस्प्ले कर सकते हैं ट्रेंड। दोस्तों पीपीएम, डीपीयू और डीपीएमओ ये क्या है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। इसके अलावा डिफेक्ट ट्रेंड मंथ वाइज क्या ट्रेंड चल रहा है वो डिस्प्ले कीजिए। पिछले महीने का जो एक्शन प्लान है उसका स्टेटस क्या है वो डिस्प्ले होना चाहिए। अटेंडेंस शीट को डिस्प्ले कर सकते हैं, कम से कम आपका ये डिस्प्ले होना चाहिए। इसके अलावा आप पैरेटो चार्ट भी है, आप वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मिनिमम डिस्प्ले है आपका रेड बिन एनालिसिस का एरिया में। दोस्तों यहां पर मैं आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूं ये एक रेड बिन एनालिसिस का एरिया है। तो आप यहां पर जो देख रहे हैं ये रेड बिन है, ये जो बिन है लाल कलर का बिन है, इसमें देखिए डिफेक्टिव पार्ट्स रखे हुए हैं और यहां पर एक स्टैंड बनाया हुआ है जहां पर कि रेड बिन का जो रजिस्टर है वो रजिस्टर को रखा जाता है और उसको वहां पर स्टैंडिंग मीटिंग किया जाता है। स्टैंडिंग मीटिंग में खड़े होकर लोग मिलते हैं और डिफेक्टिव पार्ट को रिव्यू करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं और जो भी रिकॉर्डिंग करना होता है रजिस्टर में रिकॉर्डिंग करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले बोर्ड है, बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड में जो कंटेंट हमने पहले देखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप डिस्प्ले बोर्ड में आपके रेड बिन एनालिसिस का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसका एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना चाहते हैं तो लोगों का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करके आप वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये किसी कंपनी का रेड बिन एनालिसिस का प्रैक्टिकली मीटिंग होते हुए का फोटो है। मैं फोटो आपको पूरा क्लियरली दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ सेंसिटिविटी मेंटेन करना होता है, तो थोड़ा सा मैंने ब्लर कर दिया है इसको, लेकिन आपको आइडिया लगना चाहिए कि किस तरीके से किया जा रहा है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपने यहां पर उसको कर सकते हैं। तो मीटिंग जो आपका होगा वो स्टैंडिंग मीटिंग होगा, गेम्बा में होगा और शेड्यूल टाइम के हिसाब से होगा। इन 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों आपको टारगेट भी सेट करना है, सिर्फ रेड बिन मीटिंग करने से तो होगा नहीं। अल्टीमेट एम क्या है कि आपका रिजेक्शन जो है, डिफेक्ट रेट जो है वो नीचे आना चाहिए। तो आपका जो टारगेट सेट होगा 2 एलिमेंट पे होगा। पहला एलिमेंट जो है वो एक तो पीपीएम आप ले सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें कि नंबर्स आप रिड्यूस करने की बात करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं टारगेट लिया गया है कि 2009-2010 में 6064 था और 30% रिडक्शन करने का टारगेट लिया गया है 2010-11 में। ये हो गया पीपीएम में। और दूसरा टारगेट जो है वो डिफेक्ट रेट में है, तो डिफेक्ट रेट में भी टारगेट लिया गया है 30% रिडक्शन करने का। दोनों ही जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टारगेट सेट करके उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा जो रेड बिन एनालिसिस का जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा। अपना सुझाव और अपना व्यू जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।